नमस्कार, मीमांसा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे तैमूर लंग की कहानी के ऊपर। 1388 का दौर, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद तुगलक वंश बेहद कमजोर पड़ गया था, क्योंकि आपसी संघर्ष से राजा बनने की होड़ इतनी छिड़ गई थी कि आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत पर आने वाले वक्त में करीब 5 शासक राज करते हैं, जो कि तुगलक वंश के ही थे, लेकिन ज्यादा दिन उनका कार्यकाल नहीं रहता था। बहुत ही कम समय के बाद उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता था और फिर से उस पर नए शासक विराजमान होते थे। इतिहासकारों का मानना है कि आपसी इस संघर्ष के चलते समरकंद में बैठे तैमूर लंग को दिल्ली का संदेश पहुंचता है। इस समय भारत का सुल्तान बेहद ही कमजोर हो चुका है, इसलिए ये सही वक्त है भारत पर आक्रमण करने का। दिल्ली से करीब 10 मील दूर समरकंद में तैमूर लंग के द्वारा एक योजनाएं बनाई जाती है भारत पर और दिल्ली पर आक्रमण करने का। तैमूर लंग करीब 90,000 सैनिकों को आवाहन करता है और सारे सैनिक जब समरकंद में जुटते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि उस समय समरकंद धूल से बिल्कुल भर चुका था। सेना वो इतनी क्रूर थी कि उसके सामने यदि कोई दीवार भी आ जाए तो उसके एक एक ईंट को नोच करके ये लोग फेंक दें। सेना हर पहाड़ पर्वत हर से टकराने के लिए बिल्कुल आतुर थी। इतना आक्रोश, इतना क्रूर वो सैनिक, इतना वहशी वो सैनिक था कि वो किसी को नहीं समझता था। समरकंद से दक्षिण पूर्व में बसा दिल्ली, जो कि वहां से 10 मील दूर था, उस पर आक्रमण करने के लिए ये लोग बिल्कुल आतुर हो गए थे। लेकिन दिल्ली पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हिंदू कुश की पर्वतों को पार करना उस समय इतना सरल नहीं था। वहां की पथरीली रास्ते, दर्रे, जटिल दुर्गम नदियां और खाड़ी हिंदू कुश की पहाड़ियों को जटिल बनाता था भारत पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन फिर भी वो लोग आक्रमण करने से बाज नहीं आए और वो लोगों ने योजनाएं बनाई कि भारत पर आक्रमण करना ही है। तैमूर लंग समरकंद से जब निकलता है तो हिंदू कुश की पहाड़ियां पार करने में उसे बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर पग पर उसके लिए मौत खड़ी रहती थी। अपने से दुगनी मात्रा में वो घोड़े लेकर समरकंद से आता है। उसके सैनिक भी कहीं कहीं फिसल करके बहुत सारे सैनिकों की भी मौत हो जाती थी रास्ते में। घोड़े फिसलन की वजह से गिरकर मर जाते थे, लेकिन फिर भी उसने भारत पर आक्रमण करने की नियत को पीछे नहीं छोड़ा, अपने नियत को वापस नहीं लिया। फिर भी वो भारत पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल आतुर था। इतिहासकारों का मानना है कि बहुत से जगह तैमूर लंग को पैदल चलना पड़ा, क्योंकि रास्ता इतना दुर्गम, इतना जटिल था कि घोड़े उस समय उसको बैठा करके चल नहीं सकते थे। तैमूर लंग को ही अनुसरण कर उसके सेनाएं भी उसके साथ पैदल चलने लगी। जब तैमूर लंग भारत में प्रवेश करता है और दिल्ली में जब प्रवेश करता है तो वो यमुना नदी के लोनी के पास एक टीले पर अपना तंबू लगाता है, अपना शिविर लगाता है। दिल्ली आने के क्रम में करीब उसने दिल्ली में 1 लाख हिंदुओं को वो बंदी बनाता है और उन तमाम बंदियों को अपने साथ उसी तंबू के पास रखता है। उसके बाद दिल्ली में उस समय महमूद गद्दी पर बैठा था, तुगलक वंश का ही, और मल्लू खान वहां के सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन दिल्ली अब भी इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि तैमूर लंग से न लड़ सके। और तैमूर लंग के सेनाओं में भी एक खौफ था कि दिल्ली में जो हाथी हैं ये बहुत ही मजबूत हाथी हैं, और ये हाथी जब सैनिकों के ऊपर आक्रमण करता है तो बचने के 1% चांस नहीं देता है, क्योंकि हाथी के अगले दांत पर जहर लगा दिया जाता है और युद्ध के मैदान के बीच छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर एक महावत बैठा रहता है और पीछे तीर अंदाज बैठे रहते हैं। हाथी जो अपना क्रूरता युद्ध के मैदान में दिखाता है सो दिखाता ही है, बल्कि उस पर बैठा तीरंदाज भी अपने विष से बुझे हुए तीर से प्रहार करता है। इन तमाम चीजों के लिए भी तैमूर लंग के द्वारा योजना बनाई जाती है कि हाथियों से कैसे निपटना है। दिल्ली में 15,000
घुड़सवार 20,000 के करीब पैदल सिपाही दिल्ली के किले में मौजूद थे। आक्रमण करने का फरमान जारी होता है दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा कि तैमूरलंग पर आक्रमण करना है। तैमूरलंग भी घात लगाए लोनी के पास बैठा हुआ था। मल्लू खान के नेतृत्व में फौजें जंग के मैदान के लिए निकलती है और उधर से तैमूरलंग भी अपने सेनाओं के साथ आता है। लेकिन तैमूरलंग को अपने साथ जो बंदी बनाए हुए उस हिंदू थे उससे बहुत डर लगता है, कहीं वो हिंदू विद्रोह न कर दे और पीछे जो सैनिक के पीछे पीछे वो बंदी आ रहे हैं वो बंदी भी आक्रमण करना शुरू न कर दे अपने शासकों को लड़ता हुआ देख। इसीलिए तैमूरलंग आनन फानन में ये आदेश दे देता है कि तमाम बंदियों का कत्लेआम करके उसके सिर के मीनार खड़े कर दिए जाए। उसके जालिम सिपाही पूरी क्रूरता से उन तमाम बंदियों को एक एक करके मार देता है और उसके नरमुंडों के साथ वो एक मीनार बना करके खड़ा कर देता है। 1 लाख पूरे हिंदुओं को वो मारता है, वो कत्लेआम मचाता है उस युद्ध से पहले। उसके बाद युद्ध में वो शामिल होता है और जब युद्ध में शामिल होता है तो तैमूरलंग पहले टीले पर खड़ा होकर के सब कुछ देखता है और आक्रमण का आदेश देता है। और जो उसने हाथियों के लिए योजना बनाई थी वो योजना ये थी कि ऊंट के ऊपर लकड़ियां और घास के गट्ठर रख दिए जाए और ऊंट के पीठ पर आग लगा दी जाए और जब वो ऊंट अपने आग जलते हुए आग के साथ हाथियों के आगे दौड़ेगा तो हाथी खुद ही अपने अपने ही सेनाओं की तरफ मुड़ जाएगा, उल्टी दिशा में ही आक्रमण कर देगा हाथी। ठीक वैसे ही वो करता है और ऊंट के पीठ पर लकड़ियों के गट्ठर और घास रख करके आग लगा दिए जाते हैं। जब हाथियों के पास उसको छोड़ा जाता है उन ऊंटों को तो ऊंट को देख करके हाथी इतना डर और सहम जाता है कि वो वापस अपने ही सैनिकों की तरफ मुड़ जाता है और अपने ही सेनाओं का वो नरसंहार करने लगता है। ये सब देख मल्लू खान भी बिल्कुल अचंभित थे और युद्ध के मैदान बिल्कुल ही आक्रमण के लिए तैयार हो गया था। दोनों तरफ से आक्रमण होती है और उसके बाद जब लड़ाई छिड़ती है तो बहुत ही गुत्थम गुत्थी होती है, बहुत ही लड़ाइयां होती है एक दूसरे सैनिकों में। वो सब लड़ाई देखते हुए कुर्रा खां को लड़ाई में अपना फतेहाब हासिल करते देख तैमूरलंग भी उस लड़ाई में कूदता है। तैमूरलंग जब कूदता है तो तैमूरलंग अपने आत्मकथाओं में लिखता है कि मैं अपने एक हाथों में कुल्हाड़ी और एक हाथों में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में कूदा। मुझे ताज्जुब हो रही थी कि मैं इतना फुर्तीला हो गया था जंग के मैदान में कि मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से चल रहा था कि मुझे खुद पर ही ताज्जुब हो रही थी। मैंने 2 हाथियों के सूंड काट डाले, बहुत सारे सेनाओं को मौत के घाट उतार दिए। इतनी क्रूरता से मैं वहां प्रहार कर रहा था कि मुझे अपने शरीर पर हुए घाव को भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था। वो अपने आत्मकथा में लिखता है कि मैं अपने खून से लथपथ हो चुका था, मेरी कलाइयों पर कई घाव हो गए थे, मेरे पैरों में बहुत सारी चोटें लग गई थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई अंदाजा नहीं था। लड़ाई में जंग के मैदान में सारे सैनिकों को मारता है। मल्लू खान और महमूद जंग के मैदान को छोड़ करके भाग खड़ा होता है और दिल्ली के उस वक्त के नए नवीले सुल्तान तैमूरलंग को सलामी देने के लिए बिल्कुल तैयार था। तैमूरलंग का शिविर तंबू दिल्ली के किला के अंदर लगाया जाता है। तैमूरलंग अपना दरबार लगाता है और बचे हुए शहजादों सबसे मिलता है। सबसे पहले तैमूरलंग को दिल्ली के बचे हुए हाथियों के उसके सामने लाया जाता है और उस हाथियों से अपने नए सुल्तान को सलामी दिलवाता है। सलामी दिलवाने के उपरांत उन तमाम शहजादों को बुलाता है और वो सारी संपदाओं को लूटता है। सारे संपदाओं को उन शहजादों को कहता है कि जल्द से जल्द मेरे चरणों में समर्पित कर दो। सारे शहजादे डर के मारे उसके पास समर्पित कर देते हैं। उसके बाद तैमूरलंग करीब 2 सप्ताह दिल्ली में ही रुकता है।
उसके सैनिक इतने वहशी हो चुके थे, इतने क्रूर हो चुके थे कि मस्जिद में भी शरण जिन लोगों ने ले रखी थी उसके सेनाओं के डर से, उसको भी निकाल करके उसके सिर को काट करके सिर की मीनारें बना दी जाती थी। सारे फसलों को बर्बाद कर दिया गया था। जितने भी अनाज के गोदाम थे उसको लूट लिया गया था तैमूर लंग के सेनाओं के द्वारा कि वो खा सके। दिल्ली की हालत इतनी बदतर कर दी गई थी। उस समय के इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि यूं तो तैमूर लंग बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं तैमूर लंग को अपने सेनाओं की क्रूरता के बारे में पता नहीं था। फरिश्ता लिखते हैं कि तैमूर लंग की सेनाएं बेहद ही अनुशासित थी, इसलिए तैमूर लंग के बिना कहे वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए तैमूर लंग के बिना आदेश से सैनिक कुछ नहीं किया होगा, वो सारे आदेश तैमूर लंग के ही रहे होंगे। तैमूर लंग की सेनाएं हिंदू बहन बेटियों के साथ जालिमाना हरकत करता है, वहशी तरीके से हरकत करता है और उसके साथ जब हिंदू लोग उसका विरोध करते हैं सबको काट करके उसके नरमुंडों की माला बना दी जाती है। दिल्ली को बिल्कुल शमशान में तब्दील कर दिया गया था। दिल्ली के आसमान में चील और कौवे ही उड़ रहे थे महीनों तक। दिल्ली को इसकी भरपाई करने में 100 साल लगे। दिल्ली इतना बिखर चुका था। दिल्ली में जितने भी सुल्तानों ने अपने समग्र अपने पूरी जो संपदा अपने पूरे जीवन काल में जो करके रखा था, तमाम हीरे जवाहरात मोती कपड़े उन सबको लूट लिया जाता है तैमूर लंग के द्वारा और वापस 2 हफ्ते बाद यहाँ पर उन्हीं उत्तराधिकारी में से एक उत्तराधिकारी को वहां का सुल्तान घोषित करके वो वापस चले जाता है। उसके बाद मल्लू खां और महमूद भी दिल्ली के संघर्षों में उत्तराधिकार के संघर्षों में शामिल होते हैं। बरसों तक उत्तराधिकार का लड़ाई चलते रहता है। इधर जब ये तैमूर लंग समरकंद के लिए वापस निकला था, इसको हिंदू कुश के पर्वत पार करने वक्त इसके हाथ में फोड़े हो गए। इतिहासकारों का कहना है कि इसकी स्थिति ऐसी हो गई ये अब घोड़े के पीठ पर भी बैठने के काबिल नहीं रहा। यही थी दोस्तों कहानी तैमूर लंग की। तैमूर लंग इतिहास का इतना क्रूर विभत्स व्यक्ति जिसने की विभत्स शासक जिसने की दिल्ली की सड़कों पर कत्ले आम मचा दिया था, दिल्ली शहर को एक शमशान बना दिया था। इससे उभरने के लिए दिल्ली को करीब 100 साल लगे। दिल्ली की सारी संपदाओं को तैमूर लंग के द्वारा लूट लिया जाता है। तैमूर लंग की क्रूरता के बारे में इतिहास में भी तमाम तरीके के कहानियां लिखे गए हैं। तैमूर लंग चंगेज खान, यूं तो चंगेज खान भारत की तरफ कभी आक्रमण नहीं करता है क्योंकि चंगेज खान इसलिए भारत पर आक्रमण नहीं करता है क्योंकि उस समय इल्तुतमिश भारत पर था और इल्तुतमिश मांगबरनी जो ख्वारिज्म वंश का एक प्रिंस था, एक युवराज था जिसकी सहायता इल्तुतमिश नहीं करता है क्योंकि वो ख्वारिज्म वंश चंगेज खान से परेशान था। चंगेज खान उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, उसी का मदद लेने इल्तुतमिश के पास आता है लेकिन इल्तुतमिश मना कर देता है। इसीलिए चंगेज खान भारत की तरफ आक्रमण नहीं करता है, लेकिन ये आक्रमण करता है ये तैमूर लंग। और तैमूर लंग इतना क्रूरता मचाता है दिल्ली की सड़कों पर कि आज भी इतिहास के पन्नों में इसके बारे में सिर्फ ही सिर्फ जुल्म की ही दास्तान लिखी हुई है। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी यदि पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अगले एपिसोड में मीमांसा के अगले एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे काकोरी कांड पर। धन्यवाद। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।